is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज हम लोग करेंगे BST का चैप्टर नंबर 3. चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट. अगेन ये एक वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में. अच्छा देखो, इससे पहले BST का चैप्टर नंबर 1 और 2 और मैक्रो की आपकी कंप्लीट यूनिट 1 नेशनल इनकम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. तो अगर कुछ भी पढ़ना है चैनल पर हो, प्लेलिस्ट में जाओ. मैंने आपकी सेशन 23, 24 की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है जहां पर सारी चीजें सीक्वेंस में अरेंज्ड है और बहुत ही डिटेल लेक्चर्स हैं. आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि यार हमारा ये टॉपिक मिस हो गया. आई एम गिविंग यू अश्योरेंस, मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं. फिर चाहे वो आपकी एनसीईआरटी हो, चाहे आपकी रेफरेंस बुक्स हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर है. अच्छा देखो, जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज करूंगी, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर. तो टेलीग्राम चैनल का नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगिड़. तो नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हो. मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ साथ साथ में नोट्स भी अपलोड कर देती हूँ. इससे पहले देखो, मैक्रो के, इंडियन इको के, BST के, इंग्लिश के भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं. ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. क्या नाम है चैप्टर का? बिजनेस एनवायरमेंट. दो वर्ड्स है यहाँ पर, एक है बिजनेस, एक है एनवायरमेंट. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं यार एनवायरमेंट क्या होता है. क्या होता है एनवायरमेंट? देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइंस के अंदर पढ़ा था, उससे पहले EVS में पढ़ा था. एनवायरनमेंट क्या होता है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ हमारे लिए क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे अदर ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ओशियंस हैं, रोड्स हैं, डैम्स हैं. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं और हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ हमारे लिए क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है. ये एनवायरनमेंट हम पर पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है, ये एनवायरनमेंट हम पर नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है और ये एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल से बाहर है. हम इस एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल कोविड आया था. अब कोविड क्या था? हमारे एनवायरनमेंट के अंदर था. उस कोविड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, बट उस कोविड ने हमारी लाइफ को अफेक्ट करा था. रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, वो क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है. वो चीज हमारे कंट्रोल से बाहर है, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारी लाइफ पर अपना अफेक्ट डालती हैं. तो वही है, एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंज आता है, एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है, सर्दी से गर्मी हो रही है, गर्मी से सर्दी हो रही है, ये सारी चीजें हमारी लाइफ पर अपना अफेक्ट डालती हैं, बट ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है. तो समझ में आ गया एनवायरनमेंट क्या होता है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ हमारे लिए क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है. सेम ऐसे ही एक होता है बिजनेस एनवायरनमेंट. ध्यान से समझना, मैंने कहा ये एक बिजनेस है. ये क्या है? एक बिजनेस है. इस बिजनेस के सराउंडिंग में भी बहुत सारी चीजें होती हैं. इस बिजनेस के आउटसाइड, इस बिजनेस के बाहर, इस बिजनेस के सराउंडिंग में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस बिजनेस की परफॉर्मेंस पे अपना इफेक्ट डालती हैं. पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, बट ये सारी की सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है. इन सब चीजों को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, बिजनेस के सराउंडिंग में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं. इस बिजनेस के सराउंडिंग में बहुत सारे कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स होते हैं. इंडिविजुअल्स में आ गए बिजनेस के कस्टमर्स. अब कस्टमर्स का टेस्ट आए दिन बदलता जाता है, कस्टमर्स का जो डिमांड का पैटर्न है वो आए दिन बदलता जाता है. कभी कोई फैशन में चेंज आ गया, कभी कोई नया ट्रेंड आ गया, तो कस्टमर्स की डिमांड बदलती जाती है और उसका बिजनेस पर अफेक्ट पड़ता है. पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है. बिजनेस के सराउंडिंग में जो इंडिविजुअल्स है, उसमें आ जाते हैं बिजनेस के सप्लायर्स, जो बिजनेस को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं. अब मान लो किसी दिन सप्लायर के साथ में कोई इमरजेंसी हो गई, सप्लायर रॉ मटेरियल टाइम पर सप्लाई नहीं कर पाया, तो बिजनेस प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा. प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ये चीज बिजनेस को अफेक्ट कर रही है. तो वही है, बिजनेस के सराउंडिंग में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बिजनेस के कस्टमर्स, बिजनेस के सप्लायर्स, बिजनेस के इन्वेस्टर्स जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं. ये सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस पर अपना अफेक्ट डालती हैं, बट ये सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है. ये क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट है. बिजनेस के सराउंडिंग में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं. इंस्टीट्यूशंस में आ गई हमारी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी बिजनेस पर अपना असर डालती है. गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज कर देती है. कई बार खुद सरकार ही बदल जाती है. कभी गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर रही है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे चेंजेस करती है. कई बार गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इससे ज्यादा नहीं रख सकते. ये सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, बट ये
सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं बैंक्स वगैरह हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो बिजनेस को लोन देते हैं, अदर फैसिलिटीज देते हैं। तो ये क्या है, बिजनेस के सराउंडिंग में आते हैं। इसी सराउंडिंग में बहुत सारे फोर्सेस भी आते हैं। फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकती हूं टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। मान लो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया तो अब बिजनेस पुरानी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ गई है, और बिजनेस अभी भी अगर वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो मुझे बताओ ऐसा बिजनेस लंबे टाइम में सर्वाइव कर पाएगा? अगर मान लो टच स्क्रीन के जमाने में कोई बिजनेस नोकिया वो टच पैड वाला फोन बेच रहा है तो क्या वो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस के सराउंडिंग में भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हो गए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया। जैसे मैं कह सकती हूँ लीगल फोर्सेस हो गए, कोई नया लॉ आ गया है, न्यू रूल्स और रेगुलेशंस आ गए हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो बिजनेस को उन रूल्स रेगुलेशंस, उस नए लॉ को समझना जरूरी है, उन्हें फॉलो करना जरूरी है। ये सारी चीजें बिजनेस पर अपना इफेक्ट डालती है। पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। इन सब चीजों को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। बिजनेस के सराउंडिंग में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस के कस्टमर्स, बिजनेस के सप्लायर्स, बिजनेस के इन्वेस्टर्स, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस में जैसे गवर्नमेंट आ गई, इंस्टीट्यूशंस में आ गए मान लो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस में कुछ बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं। कॉम्पिटिटर ने अपनी प्राइस गिरा दी, कॉम्पिटिटर कोई नई पॉलिसी ले आया, जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स ऑफर कर रहा है, तो इसका हमारे बिजनेस पर डेफिनेटली कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। बिजनेस के सराउंडिंग में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, लीगल फोर्सेस हो गए, कोई नया लॉ आ गया, कुछ नए कानून आ गए। ये सारी की सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। बिजनेस इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट हाँ दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बट ये सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। ये बिजनेस की परफॉर्मेंस पर अपना पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकती हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकती हैं। इन सब चीजों को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया? तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? बिजनेस के सराउंडिंग में भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं जो बिजनेस की कंट्रोल से बाहर हैं, जिन्हें बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। बट हाँ ये सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। एग्जांपल के थ्रू समझना, मैंने कहा मान लो टैक्सेस इंक्रीज हो गए। अब ये क्या है, बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया है, टैक्सेस इंक्रीज हो गए, बट इसका बिजनेस पर अफेक्ट पड़ेगा। बिजनेस का रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, चीज को बनाने की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो बिजनेस को अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। और हो सकता है अगर बिजनेस ने अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया तो कहीं ना कहीं मार्केट में उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिमांड कम हो जाए। तो वही है, अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो इसका बिजनेस पर बहुत अच्छे से अफेक्ट पड़ता है। सेकंड में कहती हूं मान लो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, जैसे ही टच स्क्रीन वाले फोन आने लगे मार्केट से, ये जो नोकिया, ये जो टच पैड वाले फोन थे, इनकी डिमांड अपने आप कम हो गई। तो वही अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आएगा तो बिजनेस को भी वो चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बिजनेस लंबे टाइम में सर्वाइव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं हमारा एक कॉम्पिटिटर आ गया, अभी तक हम जो भी प्रोडक्ट सेल करते थे मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर आ चुका है, हम उस प्रोडक्ट को सेल करते थे 100 रुपीज के अंदर, हम उस प्रोडक्ट को सेल करते थे 100 रुपीज के अंदर, सेम वो का वो प्रोडक्ट हमारा कॉम्पिटिटर सेल करता है 80 रुपीज के अंदर। तो जो हमारे कस्टमर्स थे वो किस पर शिफ्ट कर जाएंगे, हमारे कॉम्पिटिटर के पास में चले जाएंगे, अपने आप हमारे प्रॉफिट्स गिरने लगेंगे, हमारा बिजनेस डाउन जाने लगेगा। तो वही है, अगर बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो उसका असर बिजनेस पर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि बिजनेस इस एनवायरनमेंट को समझे, उसे पता होना चाहिए कि यार बिजनेस के अंदर क्या चेंज आ रहा है, और जो भी चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस के अंदर भी चेंज लेकर आए ताकि वो सर्वाइव कर सके। ऐसा नहीं है कि बिजनेस ठप हो जाए। तो समझ में आ गया बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। बट हाँ ये सारी की सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। अब देखो बात करते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं लैपटॉप्स के अंदर, पीसी के अंदर एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस क्या करता है, स्कैन करता है कि यार वायरस कहां पर है, वायरस कौन से फोल्डर में है, कौन सी फाइल के अंदर है, कौन सा वायरस है। तो वही क्या है, स्कैनिंग है। सेम इसी तरह से इस एनवायरनमेंट को स्कैन करना भी जरूरी है। किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो एनवायरनमेंट की प्रॉपर समझ रखे, वो एनवायरनमेंट को समझे कि यार एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसे
एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी में ये चेंज आया है तो वो भी अपने बिजनेस के अंदर चेंज लेकर आए, लॉस में ये चेंज आया है, रूल्स रेगुलेशंस में ये चेंज आया है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आया है, हमारा कॉम्पिटिटर ये चेंज लेकर आ रहा है, कस्टमर्स की डिमांड बदल रही है, कस्टमर्स अब नई चीज की डिमांड कर रहे हैं, फैशन में ये चेंज आया है। तो हर बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, एनवायरनमेंट के बारे में एक कंप्लीट अवेयरनेस होना जरूरी है। इसी को बोला जाता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट को समझना, एनवायरनमेंट के बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अवेयरनेस होना, इसी को हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसी बिजनेस के एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना, इसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस रखने को हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इट हेल्प्स बिजनेस टू एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑन देयर एंटरप्राइज। और मान लो अगर किसी बिजनेस ने अच्छे से एनवायरनमेंट स्कैनिंग करी है, उसने अच्छे से बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझा है, उसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस है ना, तो उस बिजनेस को पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट में ये जो चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंटल फोर्सेस और फैक्टर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसका बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजों को भांप लेता है कि अच्छा ये चेंज आया है तो इसका हमारे बिजनेस पर ये इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूं, आप लोगों को पता हो तो अभी कंट्री के अंदर रिसेशन चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है? अपने एम्प्लॉइज को फायर कर रही है, ले ऑफ चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज एम्प्लॉइज को फायर कर रही है, 3-3, 4-4, 10-10 हजार एम्प्लॉइज को ले ऑफ चल रहा है, फायर कर रही है। बट फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनी है जिससे आज से 2-3 साल पहले ही पता चल गया था, उसने एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लिया था कि आने वाले समय में ऐसा टाइम आएगा कि पैसे की कमी होगी, हमें एम्प्लॉइज को हटाना पड़ेगा। तो फ्लिपकार्ट ने उसी टाइम से अपनी जो हायरिंग थी उसे फ्रीज कर दिया था, उसने एम्प्लॉइज को हायर करना बंद कर दिया था ताकि फायर करने की नौबत ना आए। तो यही क्या है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग है। अब ये जो एनवायरनमेंट होता है ना, ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है और बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स भी ऑफर करता है। ध्यान से समझना, देखो अपॉर्चुनिटीज का मतलब है वो चीजें जो बिजनेस को आगे लेकर जाती हैं, जो बिजनेस को आगे बढ़ाती है। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? पॉजिटिव चीजें होती है जो बिजनेस को आगे लेकर जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं, कुछ टीचर्स जो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, ऐसे ही पढ़ाते थे कोचिंग वगैरह में, उन टीचर्स ने देखा यार कोविड आ गया कंट्री के अंदर, उस समय की बात कर रही हूं, और वो टीचर्स क्या करे? ऑनलाइन पर शिफ्ट कर गए। उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा कि यार ऑफलाइन तो हम सिर्फ हमारे आसपास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 10-15 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्यों ना हम ऑनलाइन पर शिफ्ट कर जाएं, हम पूरी कंट्री के लेवल पर बच्चों को पढ़ाएंगे, बाहर के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो उनके लिए क्या थी? एक अपॉर्चुनिटी थी जिससे वो अपने बिजनेस को आगे लेकर गए, आगे बढ़े। सेम ऐसे ही एनवायरनमेंट हमें कॉन्स्ट्रेंट्स भी ऑफर करता है। कॉन्स्ट्रेंट्स को ही हम थ्रेट्स भी बोलते हैं। थ्रेट्स मतलब ये कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं जो बिजनेस को पीछे लेकर जाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी गली के अंदर एक छोले भटूरे की दुकान थी, बहुत ही फेमस सी दुकान थी। अब उस छोले भटूरे की दुकान के पास में एक बर्गर वाली दुकान आ गई। अब ये बर्गर वाली दुकान उस छोले भटूरे की दुकान वाले के लिए क्या है? थ्रेट है, कॉन्स्ट्रेंट है कि यार ये उसके बिजनेस को कहीं ना कहीं कम कर सकती है, उसके बिजनेस को कहीं ना कहीं दबा सकती है, उसके कस्टमर्स छोले भटूरे से किस पर शिफ्ट हो सकते हैं? बर्गर पर शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये उसके बिजनेस को दबा सकती है। ये क्या है? कॉन्स्ट्रेंट्स है। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये हमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी देता है, ये एनवायरनमेंट हमें दबाने की कोशिश भी करता है। मान लो सरकार कोई पॉलिसी लेकर आई, वो पॉलिसी हमारे फेवर में नहीं है, कोई नया लॉ आ गया, रूल्स और रेगुलेशंस आ गए जो बिजनेस के फेवर के अंदर नहीं है, हमारा कॉम्पिटिटर आ गया और हमारे सारे के सारे कस्टमर्स हमारे कॉम्पिटिटर के पास में जा रहे हैं, तो ये चीजें क्या करती है? बिजनेस को दबाती है। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये हम अपॉर्चुनिटीज और हमें थ्रेट्स यानी कि कॉन्स्ट्रेंट्स भी ऑफर करता है। ये एनवायरनमेंट हमें बताता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या वीकनेस है, हम कहां पर पीछे हैं। ये हमें अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है, हमारे सामने थ्रेट्स भी लेकर आता है। इसीलिए एनवायरनमेंट स्कैनिंग जरूरी है। एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है, ताकि एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लेकर आ सके। एक एग्जांपल और मैं आपको देती हूं, जैसे बहुत पहले की बात है, न्यूज फैली थी कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पेस्टिसाइड पाया जाता है। अब ये चीज कोल्ड ड्रिंक बिजनेस के लिए क्या थी? एक थ्रेट थी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस जो था वो दबने लग गया, कम होने लग गया। पेस्टिसाइड पाया जाता है तो कौन कस्टमर खरीदेगा? तो कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस के लिए ये क्या था? एक कॉन्स्ट्रेंट था। बट कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस के लिए कॉन्स्ट्रेंट था तो लोग कोल्ड ड्रिंक से किस पर शिफ्ट कर गए? जूस के बिजनेस पर शिफ्ट कर गए, लोग जूस खरीदने लगे। तो जूस के बिजनेस के लिए ये क्या थी? एक अपॉर्चुनिटी थी आगे बढ़ने की। तो समझ में आ गया एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है? एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस रखना और एनवायरनमेंट को समझना। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम लोगों ने देखा बिजनेस के एनवायरनमेंट में कौन कौन आते हैं। बिजनेस के एनवायरनमेंट में आते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे
इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे अदर फोर्सेस भी, जो सारी की सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। बिजनेस इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट हाँ ये सारी की सारी चीजें बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। पॉजिटिवली भी अपॉर्चुनिटीज अगर लेकर आ रही हैं, नेगेटिवली भी अगर थ्रेट्स हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो इस बिजनेस के एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स है? देखो, फीचर्स को ही हम नेचर भी बोल सकते हैं और फीचर्स को ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा आपको यही लिखने हैं। हमारे पास में टोटल 7 फीचर्स है। अब इन 7 फीचर्स को आप याद कैसे रखोगे? तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक निकाली है। एक शेर इधर उठेगा, दौड़कर रफ्तार से चलेगा। एक शेर इधर उठेगा, दौड़कर रफ्तार से चलेगा। ये वही शेर है जो इस वक्त इस लेक्चर को देख रहा है, इन सारी चीजों को समझ रहा है। एक शेर इधर उठेगा, दौड़कर रफ्तार से चलेगा। अब कैसे याद रखोगे? ई से क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्सेज। ये जितने भी फोर्सेज है कैसे फोर्सेज है? एक्सटर्नल फोर्सेज है। एस से आपको याद रखेगा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। आई का मतलब क्या हो गया? इंटर रिलेशन। यू का मतलब हो गया अनसर्टेनिटी। डी का मतलब है डायनेमिक। आर का मतलब है रिलेटिविटी और सी का मतलब है कॉम्प्लेक्स। एक शेर इधर उठेगा, दौड़कर रफ्तार से चलेगा। तो हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स की। 7 फीचर्स हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज है, इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटिविटी। वन बाय वन समझते हैं। देखो, पहला क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेज है। मतलब ये बिजनेस के बाहर की चीजें हैं जिन पर बिजनेस का किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फोर्सेज आते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, लीगल फोर्सेज में चेंज आ गया, पॉलिटिकल फोर्सेस हो गए, सरकार बदल गई, सरकार की कोई पॉलिसी बदल गई, जितने भी इंडिविजुअल्स, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी चीजें बिजनेस के लिए क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। बिजनेस के बाहर की चीजें हैं जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। ये सारी की सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। मान लो हमारे कॉम्पिटिटर ने अपनी प्राइस चेंज कर दी, हमारे कॉम्पिटिटर ने अपना प्रोडक्ट सस्ता कर दिया, तो इस चीज पर हम कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीजें बिजनेस के लिए क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेज है। ये सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। हाँ, बिजनेस उसके अंदर जरूर चेंज लेकर आ सकता है कि वो खुद भी अपनी प्राइसेस को गिरा दे, बट वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। टैक्सेस में कोई चेंज हो गए, टैक्सेस इंक्रीज हो गए, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते यार, बिजनेस कुछ नहीं कर सकता। ये सारी चीजें बिजनेस के लिए क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। इसमें ये लाइन लिखकर आना, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ये सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। बिजनेस इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। सेकेंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। अब ये जो एनवायरनमेंट के फोर्सेज है, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज, लीगल फोर्सेज, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ये ने हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेज, एक होते हैं जनरल फोर्सेज। देखो, स्पेसिफिक फोर्सेज कौन से फोर्सेज होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस पर ही अपना अफेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, बट जो मेरा रॉ मटेरियल का सप्लायर है, उसके यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो गई, उसने टाइम पर मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करा, उसने टाइम पर मुझे लकड़ियां सप्लाई नहीं करी, तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाई, तो मैं कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही। अब इस चीज ने सिर्फ मेरे ही बिजनेस पर अपना अफेक्ट डाला है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को ही अफेक्ट करा है, वो भी एकदम डायरेक्टली अफेक्ट करा है यार। मेरे सप्लायर ने रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करा, ये सिर्फ मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। इन फोर्सेस को बोला जाता है स्पेसिफिक फोर्सेस। लेकिन एक होते हैं जनरल फोर्सेस, जो ऑलमोस्ट सारे बिजनेस पर अपना असर डालते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली असर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे, तो इसका असर सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस पर नहीं पड़ा था ना, इसका असर लगभग सारे ही बिजनेस पर पड़ा था। तो ये क्या है? जनरल फोर्सेज है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं एकदम से टैक्सेस इंक्रीज हो गए, इसका असर सारे ही बिजनेसेस पर पड़ेगा। सरकार जीएसटी लेकर आई, इसका असर सारे ही बिजनेसेस पर पड़ेगा। लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है, इसका असर सारे ही बिजनेसेस पर पड़ेगा। तो स्पेसिफिक फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जिनका असर सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस पर पड़ता है, डायरेक्टली पड़ता है। बट जनरल फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जिसका इंपैक्ट कंट्री के अंदर सारे ही बिजनेसेस पर पड़ता है, वो भी इनडायरेक्टली पड़ता है। क्लियर है? थर्ड है इंटर रिलेशन। अब ये एनवायरनमेंट के जितने भी फोर्सेज हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं, अलग अलग जो चीजें हैं, सारी की सारी चीजें आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, आज लोग खुद की हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, हेल्थ को लेकर अवेयर हो चुके हैं। अब ये जो एक चीज है, ये अलग अलग बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डालेगी। हेल्थ को लेकर
लेकर अवेयर हो चुके हैं, तो इसकी वजह से लोग जिम जाएंगे तो जिम वाला बिजनेस इंप्रूव होने लगेगा। लोग हेल्दी डाइट लेंगे, ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करेंगे तो ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस आगे बढ़ेगा। लोग जुम्बा क्लासेस वगैरह जाएंगे तो जुम्बा क्लासेस का बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। तो वही है, अगर एक चीज में चेंज आया कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा अवेयर हो गए तो इसका असर हर जगह देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बहुत ज्यादा आजकल रोस्ट हो रही है बीटेक पानी पूरी वाली, ये भी कहती है कि हमारा मिशन ये है कि हम लोगों को हेल्दी पानी पूरी देना चाहते हैं। हम मतलब पानी पूरी को तलते नहीं है, हम एयर फ्रायर में बनाते हैं। हमारी पानी पूरी मैदा की नहीं है, हमारी पानी पूरी जो है वो चावल के आटे की है। तो यही है, अगर एनवायरनमेंट में एक चीज पर चेंज आएगा ना तो उसका असर दूसरे बिजनेस पर पड़ता है। एक चीज में चेंज आया, दूसरे बिजनेसेस पर उसका इफेक्ट पड़ा। एक और एग्जांपल देती हूँ, आजकल आप लोगों ने देखा होगा एमबीए चाय वाला बहुत ज्यादा रोस्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रोस्ट हो रहे हैं। तो एक एमबीए चाय वाला ने अलग अलग लोगों को लपेटे में ले लिया, बीटेक पानी पूरी वाले को लपेटे में लिया, एक टेक चाय वाली है उसे लपेटे में लिया, एक वो केटीएम बाइक वाला है चाय वाला है उसे लपेटे में लिया। तो एक पर अगर असर आएगा ना तो उसके जैसे बाकियों पर असर आता है। फॉर एग्जांपल, एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, आजकल आपने देखा होगा हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। तो जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, हम वही कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और वेस्टर्न फूड की डिमांड बढ़ रही है, हम इटालियन खाना चाहते हैं, मैक्सिकन खाना चाहते हैं, चाइनीज खाना चाहते हैं। तो अगर एक चीज में चेंज आएगा ना तो उसकी वजह से दूसरी चीजों पे भी चेंज आता है। समझ में आ गया इंटर रिलेशन। फोर्थ क्या है? अनसर्टेनिटी। देखो, ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है ना, ये एकदम अनसर्टेन है। इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कल को क्या हो जाएगा। किसी ने नहीं सोची होगी कि एकदम से 1000 और 500 के नोट बंद होंगे। जो 2016 के अंदर 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे, किसी ने ही नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो एनवायरनमेंट क्या है? अनसर्टेन है। किसी को नहीं पता कल को क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता कल को टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा होगा एकदम से कोविड जैसी सिचुएशन आ जाएगी, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही होगी। तो एनवायरनमेंट कैसा है? बहुत ही डिफिकल्ट है, इसे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हमें नहीं पता कल को क्या चेंज आ जाए। ये एनवायरनमेंट हमारा कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। जैसे अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो फैशन इंडस्ट्री में कंटिन्यूअसली चेंजेस आते जाते हैं। कभी तुरंत फैशन बदलता जाता है, कभी कोई नया ट्रेंड आता है, कभी कोई नया ट्रेंड आता है। आईटी सेक्टर की बात कर लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूअसली नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, आईटी सेक्टर में चेंजेस आते जाते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है? अनसर्टेन है। हमें नहीं पता कल को क्या हो जाएगा, कौन से चेंजेस आ जाएंगे। इसे प्रेडिक्ट करना, इसे भापना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिफ्थ है डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब एक तो देखो एनवायरनमेंट मैंने यहाँ पे बताया आपको अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब है हमें नहीं पता कल को क्या होने वाला है। अनसर्टेन का मतलब ये होता है। लेकिन डायनेमिक का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली चेंज आते रहते हैं। ये एनवायरनमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कंटिन्यूअसली चेंज होता जाता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है कि एक जैसा ही रहे, ये आए दिन बदलता जाता है। और इसीलिए जरूरी है कि हम इस बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के अंदर चेंज लेकर आए। ये बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है। फैशन में चेंज आता रहता है, आईटी सेक्टर के अंदर कंटिन्यूअसली चेंज आता रहता है। कभी कोई देश किस देश से लड़ाई कर रहा है, कभी अर्थक्वेक्स आ गए, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, कभी सुनामी आ गई। तो एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। सिक्स्थ इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब इस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। एक तो ये हमारा एनवायरनमेंट कैसा है? डायनेमिक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये आए दिन बदलता रहता है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इस एनवायरनमेंट को कैसे समझे। एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो इसका हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि यार एनवायरनमेंट स्कैनिंग जरूरी है, एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। बट ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस। ये बहुत ही मुश्किल है कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं इसका हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं सरकार ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए 5% से। बहुत ही छोटी सी बात है सरकार के लिए कि सरकार ने 5% से टैक्सेस इंक्रीज करे, बट इसका हमारे बिजनेस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। सरकार ने टैक्सेस इंक्रीज करे तो ऑब्वियसली बात है हमारा रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा,
जाएगा, हमारी लेबर ज्यादा पैसा मांगे करेगी, हमारी ऑब्वियसली बात है जो बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो हमें हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो हो सकता है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाए। तो वही एक छोटा सा चेंज हमारे बिजनेस पर कितना चेंज लेकर आएगा, इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। तो एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और लास्ट है रिलेटिविटी। ये जो बिजनेस का एनवायरमेंट होता है ना, ये वरी करता है, ये कंट्री टू कंट्री वरी करता है, एरिया टू एरिया वरी करता है, रीजन टू रीजन वरी करता है। ये हर जगह का अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन वरी करता है। साड़ियों की जितनी डिमांड इंडिया के अंदर है, जरूरी ही नहीं है कि साड़ियों की उतनी ही डिमांड यूएसए के अंदर भी हो, नहीं होगी ना, यूएसए के अंदर साड़ीज की डिमांड कम होगी। तो वही है, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है ये प्लेस टू प्लेस वरी करता है। याद रहेंगे हम लोगों ने 7 फैक्टर्स समझे हैं, 7 फीचर्स देखे हैं। एक शेर इधर उठेगा, दौड़कर रफ्तार से चलेगा। एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज हैं, इंटर रिलेशन है, आपस में कनेक्टेड होते हैं, अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं है कल को क्या चेंज आने वाला है, डायनेमिक है, कंटिन्यू बदलता रहता है, कॉम्प्लेक्स है, समझना मुश्किल है कि एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है इसका हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा। रिलेटिव है, प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन वरी करता है। याद रहेंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, देखा जाए तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग, कि एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है, इस बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस होना, इसे समझना क्यों जरूरी है। फर्स्ट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पीछे हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि ये जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट है ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, आगे बढ़ने के लिए हमें तरीके ऑफर करता है, पॉजिटिव चीजें ऑफर करता है जिनसे बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो बिजनेस हमें क्या ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। और अगर हम लोगों ने इस एनवायरनमेंट को समझ लिया, हम लोगों ने इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा लिया ना, तो हमारे बिजनेस को क्या मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। वो एडवांटेज मिलेगा जो पहल करने वाले को मिलता है। तो एनवायरनमेंट हमें क्या ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। और अगर हमने अच्छे से एनवायरनमेंट को समझ लिया, इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कर लिया, इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया ना, तो हमें उसको क्या मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स है, कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जिसकी वजह से बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, बिजनेस आगे बढ़ सकता है। Early identification of opportunities helps an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them to competitors। वो enterprise जो सबसे पहले इन opportunities को identify करता है कि यार ये opportunity है, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ, वो enterprise जो सबसे पहले opportunities को identify करता है, opportunities को exploit करता है, ऐसा enterprise अपने competitors से आगे निकल सकता है। और अगर मान लो किसी enterprise ने ऐसा नहीं करा तो competitor उस opportunity को identify करेगा, उसका फायदा उठाएगा और आपको पीछे छोड़ जाएगा। तो वही है, एनवायरनमेंट हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। अगर आपने इन अपॉर्चुनिटीज को पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, इनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एग्जांपल देती हूँ, मारुति उद्योग। मारुति उद्योग इंडिया में पहली कंपनी थी जिसने ये रियलाइज करा, यार इंडिया के अंदर मोस्टली लोग कैसे हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, ये लोग बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, इनको छोटी गाड़ी की डिमांड है। तो मारुति उद्योग वाज द फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर स्मॉल कार्स इन इंडिया, छोटी छोटी गाड़ियां बनाई। और मारुति उद्योग को क्या मिला, इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। मारुति उद्योग आज इस फील्ड में जानी मानी कंपनी है। सेम ऐसे ही मैं कह सकती हूँ, व्हाट्सएप भी ऐसी पहली मोबाइल एप्लीकेशन है जिसने आइडेंटिफाई करा, यार इस तरह की एक एप्लीकेशन होनी चाहिए कि लोग मैसेजेस सेंड कर सके, जैसे ही सामने वाले के पास में मैसेज पहुंच जाए, डिलीवर हो जाए, वो रीड कर ले तो ब्लू टिक आ जाएगा। आप यहाँ पर इमेजेस भी सेंड कर सकते हो, वीडियोस भी सेंड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर सकते हो, आजकल तो आप अमाउंट भी भेज सकते हो, मनी भी सेंड कर सकते हो ना। तो व्हाट्सएप क्या था, पहली मोबाइल एप्लीकेशन थी, उसको इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। व्हाट्सएप के बाद में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आई, टेलीग्राम आया, इंस्टाग्राम आया, स्काइप आया, स्नैपचैट आई, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, बट वो इतनी फेमस नहीं है। व्हाट्सएप ऐसी है जो टीनेजर्स भी यूज करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों के दादा दादी भी यूज करते हैं। तो ये लोगों में ज्यादा फेमस हुई है क्योंकि इससे क्या मिला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। तो समझ में आ गया, एनवायरनमेंट हमें क्या ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है।
और अगर हम लोगों ने इन अपॉर्चुनिटीज को समझ लिया, हमें इनके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस है, तो हमें क्या मिलेगा, इनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब देखो एनवायरनमेंट जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है ना, सेम इसी तरह से एनवायरनमेंट हमें थ्रेट्स भी ऑफर करता है। अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव चीजें हैं जो बिजनेस को आगे लेकर जाती हैं, थ्रेट्स वो नेगेटिव चीजें हैं जो बिजनेस को पीछे लेकर जाती हैं, जो बिजनेस को दबाती हैं। और अगर किसी फर्म ने इन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो ये थ्रेट्स उस बिजनेस के लिए क्या करते हैं, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करते हैं। बिजनेस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है इन थ्रेट्स से, इन नेगेटिव चीजों से बचने के लिए। थ्रेट्स क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को दबाते हैं। Environmental awareness can help managers to identify various threats on time and serve as an early warning signal। और मान लो अगर किसी मैनेजर को अच्छे से environmental awareness है, उसने environment को अच्छे से समझ रखा है, तो उसे पता चल जाएगा इन थ्रेट्स के बारे में टाइम पर ही, और ये थ्रेट्स उसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करेंगे। वो मैनेजर पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा, वो अपने एंटरप्राइज के अंदर पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग कर लेगा इन थ्रेट्स से बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, जब मारुति उद्योग को पता चला कि बहुत सारी फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में आके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने वाली हैं, तो ये मारुति उद्योग के लिए क्या था, एक थ्रेट था कि यार दूसरी फॉरेन की कंपनीज आ जाएंगी तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो मारुति उद्योग ने क्या करा, एकदम से अपना प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा कार्स मैन्युफैक्चर कर दी, ताकि ये जो फॉरेन से आने वाली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो इनसे मिलने वाले कॉम्पिटिशन को फेस कर सके। सेम ऐसे ही मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दिया। फ्लिपकार्ट ने 2-3 साल पहले ही पता लगा दिया था कि यार हमें फायर करना पड़ेगा, ले ऑफ वाली सिचुएशन आएगी, कंपनी के हाथ में पैसों की कमी हो सकती है। तो फ्लिपकार्ट ने बहुत टाइम पहले से ही हायरिंग को फ्रीज कर लिया था, उसने लोगों को हायर करना ही बंद कर दिया था ताकि फायर करने की जरूरत ना पड़े। तो समझ में आ गया, एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है, अगर हमने इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया तो हमें इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। सेम ऐसे ही एनवायरनमेंट हमें थ्रेट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स भी ऑफर करता है। अगर हमने थ्रेट्स को पहले से भांप लिया, इनका पता लगा लिया, तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करती है, हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखो बिजनेस को अगर प्रोडक्शन करना है ना, तो उसे बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे उसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बिना पैसे के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए, पावर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए, लेबर चाहिए। अब अगर किसी बिजनेस को इस एनवायरनमेंट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, तो उस बिजनेस को पता रहेगा यार इन रिसोर्सेज को कहां से अरेंज करना है, कहां से फाइनेंस अरेंज करना है, कहां से पैसा अरेंज करना है सस्ते में। उसे पता होगा कहां से मशीन्स अरेंज करनी है, कौन से मार्केट में मशीन्स मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की मशीन सस्ते में मिल जाएंगी। उसे पता होगा कौन से मार्केट के अंदर रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि यार इस मार्केट में मुझे रॉ मटेरियल मिलेगा, सस्ते में मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल। उसे पता होगा कहां से लेबर हायर करनी है, अच्छी क्वालिफाइड लेबर सस्ते में हायर करनी है। तो वही है, अगर बिजनेस को एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है तो वो इन रिसोर्सेज को अच्छे से असेंबल कर सकता है, इन रिसोर्सेज को अच्छे से इकट्ठा कर सकता है। उसे हर चीज की नॉलेज होगी कि किस मार्केट में अच्छी क्वालिटी का सस्ते में रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, कहां से सस्ते में अच्छी क्वालिटी की लेबर हायर करनी है, कहां से सस्ते में अच्छी मशीन्स अरेंज करनी है, कैसे कहां से फाइनेंस अरेंज करना है, उसे हर चीज की नॉलेज होगी। उसके बाद में वो प्रोडक्ट बना के बेचता भी किसको है, एनवायरनमेंट को ही बेचता है। प्रोडक्ट बना के तैयार करा सर्विस जो है वो किसे देनी है, एनवायरनमेंट को ही देनी है, सोसाइटी को ही देनी है। तो यहां पर भी अगर उसे कंप्लीट अवेयरनेस है ना कि सोसाइटी किस चीज की डिमांड कर रही है, सोसाइटी को किन गुड्स और सर्विसेज की नीड है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाएगा, वही गुड्स और सर्विसेज बना के सोसाइटी को बेचेगा। सो एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज मस्ट टू नो अबाउट वेरियस रिसोर्सेज इन अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। इसीलिए एनवायरनमेंट स्कैनिंग जरूरी है ताकि बिजनेस को पता रहे एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कहां से हम कौन कौन सी चीजों को अरेंज कर सकते हैं सस्ते के अंदर, एंड व्हाट टू ऑफर टू द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड। और साथ में बिजनेस को यह भी पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट को कौन से गुड्स और सर्विसेज बना के ऑफर करने हैं कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। फोर्थ है हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। अब देखो ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है ना, इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आते जाते हैं। मैंने क्या बताया, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, इट इज डायनेमिक इन नेचर, इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आते जाते हैं, इसीलिए एनवायरनमेंट की समझ होना जरूरी है। अगर आपने अच्छे से एनवायरनमेंट को समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा एनवायरनमेंट में ये चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा कोविड वाली सिचुएशन आ गई है, अच्छा कॉम्पिटिटर ये नया प्रोडक्ट बेच रहा है, कॉम्पिटिटर
कॉम्पिटिटर ने अपनी प्राइस कम कर दी है, कॉम्पिटिटर कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स ऑफर कर रहा है, डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, सरकार ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, सब्सिडी कम कर दी, तो हमें पता रहेगा एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और हम भी एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस के अंदर चेंज लेकर आएंगे। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। आज हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस बहुत ही स्पीड से आ रहे हैं, इसीलिए बिजनेस के लिए जरूरी है कि उसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चेंजेस के बारे में। सो एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स द कंपनीज टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड मेक चेंजेस इन बिजनेस अकॉर्डिंगली। इसीलिए एनवायरमेंट स्कैनिंग से बिजनेस को पता चलता है एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और बिजनेस अपने अंदर भी चेंज लेकर आता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरमेंट। फिफ्थ इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो, अगर बिजनेस को कोई भी प्लान्स बनाने हैं, कोई भी पॉलिसीज बनानी है, स्ट्रेटेजीज बनानी है, तो इन सबको बनाने से पहले भी एनवायरमेंट की कंप्लीट अवेयरनेस, एनवायरमेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एनवायरमेंट स्कैनिंग करना जरूरी है। द मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस जितने भी बड़े बड़े प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है, वो सब किन चीजों को दिमाग में रख के बनाता है? बिजनेस के एनवायरमेंट को दिमाग में रख के बनाता है कि बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, हमारे कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर दिया है, तो बिजनेस खुद भी ऐसी ही पॉलिसी बनाएगा कि यार हम भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देते हैं। अच्छा, हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट में कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स, फ्री गिफ्ट्स ऑफर कर रहा है, तो हम भी ऐसी ही कोई पॉलिसी, कोई प्लान बनाएंगे कि चलो हम भी अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स ऑफर करते हैं, फ्री गिफ्ट्स ऑफर करते हैं। अच्छा, सरकार ने ये पॉलिसी चेंज कर दी, टैक्सेस इंक्रीज हो गए हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ उसके बारे में जुगाड़ करेंगे। अच्छा, ये नया रूल आ गया है, नए लॉज आ गए हैं, नए रेगुलेशंस आ गए हैं, तो हम भी अपने दिमाग में रखते हैं यार एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे प्लान्स बनाते हैं, हमारी पॉलिसीज बनाते हैं। स्कैनिंग ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटजीज आर मेड टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज। जब हम एनवायरनमेंट को समझते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस रखते हैं ना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, तब हमें पता चलता है यार हमारे रास्ते में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। फिर हम इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए, इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज, अलग अलग प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं। तो प्लान्स और पॉलिसीज बनाते टाइम पे भी एनवायरनमेंट की अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। और लास्ट है हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर किसी बिजनेस को इस एनवायरनमेंट की अच्छी समझ है तो उसे पता रहेगा एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और बिजनेस उसी के अकॉर्डिंग अपने अंदर भी चेंजेस लेकर आएगा अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप एनवायरनमेंट के हिसाब से चल रहे हो, एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, आप तुरंत अपने बिजनेस के अंदर भी चेंज लेकर आ रहे हो, तो ऐसा बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। द एंटरप्राइज दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट, एक ऐसा एंटरप्राइज जो कंटिन्यूअसली अपने एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है कि यार गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी चेंज करी है, टैक्सेस इंक्रीज हो गए हैं, सब्सिडी कम हो गई है, कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, हमारा कॉम्पिटिटर आ गया है, कॉम्पिटिटर ने अपनी प्राइस कम कर दी है, वो कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स, फ्री गिफ्ट्स ऑफर कर रहा है। तो ऐसा एंटरप्राइज जो इस एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस रखता है, इसे प्रॉपर्ली स्कैन करता है, अच्छे से मॉनिटर करता है एंड अडॉप्ट सूटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं वो अपने बिजनेस के अंदर भी चेंज लेकर आता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट आर द वंस व्हिच नॉट ओनली इंप्रूव देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस बट आल्सो कंटिन्यू टू सक्सीड इन मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये वो बिजनेस होते हैं जो सिर्फ छोटे टाइम में, प्रेजेंट में ही अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं करते, साथ साथ में लंबे समय में भी ऐसे बिजनेस लॉन्गर टर्म में भी सक्सीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो याद रहेगा भाई एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है। अब इसके लिए मैं एक ट्रिक भी दे देती हूँ, ओ दैट्स अ रियली प्रिटी इंडिया, ये याद रखना है, ओ दैट्स अ रियली प्रिटी इंडिया। ओ का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट हमें क्या ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। टी का मतलब है सेम ऐसे ही एनवायरनमेंट हमें थ्रेट्स भी देता है, कॉन्स्ट्रेंट्स भी देता है जो हमारे लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करते हैं। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब है असेंबलिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। आर का मतलब है रैपिड चेंजेस, पी का मतलब है प्लानिंग एंड पॉलिसी एंड आई का मतलब है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। तो ये 6 है इंपॉर्टेंस, आपको याद रखना है, ओ दैट्स अ रियली प्रिटी इंडिया, याद रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है
डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वही है कि हमारे बिजनेस के सराउंडिंग में बहुत सारे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, फोर्सेस, फैक्टर्स हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली भी, नेगेटिवली भी, बट ये सारी की सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है बिजनेस के सराउंडिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फोर्सेज हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे गवर्नमेंट हो गए, बैंक्स वगैरह हो गए, आरबीआई हो गया, विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी अफेक्ट कर सकते हैं, और ये सारी की सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं। इन्हें बोला जाता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और हमारे पास में टोटल 5 डायमेंशंस है, याद रखना। एक होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एक होता है सोशल एनवायरनमेंट, एक है लीगल एनवायरनमेंट, एक है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और एक होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। याद कैसे रखोगे? eat some pizza than leave, eat some pizza than leave. E for economic environment, S for social environment, P for political environment, T for technological environment and L for legal environment. तो हमारे environment के अंदर बहुत सारे forces, factors और institutions हैं जो directly या फिर indirectly business की performance को affect करते हैं। इन्हीं को बोला जाता है business environment के dimensions। याद रहेगा, economic environment, social environment, political environment, technological environment and legal environment। वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे के सारे फोर्सेस, वो सारे के सारे फैक्टर्स, यानी कि वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिनका डायरेक्टली हमारी कंट्री पर असर पड़ता है। सिर्फ बिजनेस पर ही असर नहीं पड़ता, इसमें वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं जिनका हमारे पूरे के पूरे देश, पूरी की पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। मतलब ये समझ लो, इकोनॉमिक्स की बुक में आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसका पूरा का पूरा आप कंटेंट रीड कर लेना। इको की बुक का, चाहे इंडियन इको हो, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, उसमें आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, वो सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं। तो इसमें वो सारे फोर्सेस, सारे फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, जो पूरी की पूरी इकोनॉमी पर अपना इंफ्लुएंस डालते हैं, पूरे के पूरे देश पर अपना असर डालते हैं। बेसिकली ये चीजें किससे रिलेटेड होती हैं? मनी से रिलेटेड होती है। इकोनॉमिक्स में हम सारी चीजें मनी से रिलेटेड ही पढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीजें पैसों से रिलेटेड है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ जीडीपी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जीडीपी आ जाता है कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। जितना देश का जीडीपी होगा उतना ही देश ग्रो कर रहा होगा, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। मान लो जीडीपी कम है, देश ग्रो नहीं कर रहा, देश ग्रो नहीं कर रहा, सब कुछ डाउन है कंट्री के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है आपका बिजनेस भी डाउन जाएगा। इसके अंदर हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। ऑब्वियसली बात है कंट्री के अंदर सब लोगों की इनकम ज्यादा है, हमारी नेशनल इनकम ज्यादा है, तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। डिमांड ज्यादा करेंगे तो बिजनेसमैन प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम आ जाती है, पर पर्सन की इनकम आ जाती है। ऑन एन एवरेज एक बंदा कितना कमाता है? पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होगी, बिजनेस आपका ग्रो करेगा। डिमांड कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, लोगों की इनकम कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, आपको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, आपका बिजनेस डाउन जाएगा। कंट्री के अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। मॉनेटरी मतलब जो आरबीआई पॉलिसी बनाता है ना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मनी से रिलेटेड पॉलिसीज बनाता है उन्हें बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ना, ये चीजें याद रखना, आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है मनी से रिलेटेड, उन पॉलिसीज को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और हमारी सरकार जो पॉलिसीज बनाती है, सरकार अपने रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू मतलब सरकार की इनकम से रिलेटेड, सरकार की इनकम भी होती है जो हम लोग टैक्सेस देते हैं, वो क्या है? सरकार की इनकम है। जो हम लोग सरकार को फाइन्स, पेनल्टी पे करते हैं, वो सरकार की इनकम है। और सरकार का एक्सपेंडिचर भी होता है, सरकार खर्चे भी करती है, सरकार स्कूल्स खोलती है, हॉस्पिटल्स खोलती है, रोड्स बनवाती है। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे और इनकम से रिलेटेड पॉलिसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कितनी है, यानी लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, पैसा कम है, इन सब चीजों को बोला जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऐसा कुछ भी अगर केस स्टडी में लिखा हुआ आता है ना, मतलब समझ जाना कौन से एनवायरनमेंट की बात हुई है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इसमें वो सारे के सारे फोर्सेस, फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस आते
हैं जो डायरेक्टली हमारे इकोनॉमी पर असर डालते हैं। आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इको की बुक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे किसमें आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, कंट्री आगे बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, कंट्री ग्रो कर रही है। जब कंट्री ग्रो करती है तो ऑब्वियसली बात है सारे के सारे बिजनेस ग्रो करने लग जाते हैं। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन मतलब कंट्री के अंदर महंगाई ज्यादा है, और ऑब्वियसली बात है यार महंगाई ज्यादा है तो बिजनेस का रॉ मटेरियल भी महंगा आएगा, रॉ मटेरियल महंगा आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी तो प्रोडक्ट को महंगे में बेचना पड़ेगा। सारी चीजें बिजनेस पर अपना असर डालती हैं। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है ना, उसी को इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। अब मान लो बैंक वाले ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे तो हम लोन कम लेंगे, बैंक वाले कम इंटरेस्ट ले रहे हैं हमसे तो हम लोन ज्यादा ले लेंगे। यही होता है ना, जो हम लोन के लिए इंटरेस्ट देते हैं दैट इज इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो हम लोन कम लेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो हम आसानी से लोन ले लेंगे, हमारे हाथ में पैसा होगा, पैसा होगा तो हम डिमांड करेंगे, आराम से सारे बिजनेसेस ग्रो करेंगे। तो ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस पर असर डालती हैं। सरकार जीएसटी का बिल लेकर आई थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेकर आई, कुछ बिजनेसेस पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, नेसेसिटी वाले बिजनेसेस पर, कुछ लग्जरी आइटम्स वाले बिजनेसेस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। एकदम से 1000 और 500 के नोट बंद हो गए थे, इन चीजों ने भी बिजनेस पर इंपैक्ट डाला था अपना, बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस हुआ था 1000-500 के नोट बंद होने से। सरकार की फिस्कल पॉलिसी में चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू, अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी में कोई चेंज कर दिया कि अब हम टैक्सेस ज्यादा लेंगे, टैक्सेस कम लेंगे, सरकार का खर्चा ज्यादा होगा, कम होगा। ये सारी चीजें भी बिजनेस पर असर डालती हैं। बैंक्स के अंदर कोई चेंज आ गया, बैंकिंग सेक्टर में कोई चेंज आ गया। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कितना हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना हम दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस पर अपना असर डालती हैं। मनी सप्लाई क्या है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, मनी की सप्लाई ज्यादा है, या लोगों के हाथ में पैसा कम है। हमारे देश का कितना इंटरनेशनल डेट है, कितना हम लोगों ने, हमारी सरकार ने दूसरे देशों से उधार ले रखा है, कितना हमारी सरकार ने दूसरे देशों से उधार लिया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, आरबीआई ने मनी से रिलेटेड पॉलिसी में कोई चेंज कर दिया। लोगों की सेविंग्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना हमारी कंट्री में सेविंग हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट है। ये सारी की सारी चीजें हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, हमारे देश से रिलेटेड है, बट इनडायरेक्टली ये सारी की सारी चीजें बिजनेस पर भी अपना इंपैक्ट डालती हैं। इन चीजों को बोला जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ऐसा कुछ भी अगर आपकी केस स्टडी में लिखा हुआ आता है, आपको देखकर समझ में आ जाएगा कौन सा एनवायरनमेंट की बात करी गई है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। सेकंड आता है सोशल एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट बहुत ही इजी सा है। मान लो कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, कोई नया फेस्टिवल आ गया, मान लो दिवाली का फेस्टिवल आ गया। जब दिवाली का फेस्टिवल आता है ना तो मार्केट बहुत ज्यादा चलने लग जाता है, महंगाई भी बहुत ज्यादा होती है बट मार्केट बहुत ज्यादा चलने लग जाता है। आप स्वीट्स की शॉप देखना, स्वीट्स की शॉप पर एकदम से सेल इंक्रीज हो जाती है। दिवाली का मौसम है, दिवाली वाला सीजन है तो सब लोग स्वीट्स खरीदते हैं, तो स्वीट्स की दुकानें अच्छी चलने लग जाती हैं। सब लोग नए कपड़े खरीदते हैं तो टेक्सटाइल्स का बिजनेस बढ़ने लगता है। धनतेरस के आसपास लोग गाड़ी खरीदते हैं, बर्तन वगैरह खरीदते हैं, ऐसे बिजनेस ग्रो करने लगते हैं। ज्वेलरी खरीदते हैं लोग, ऐसे बिजनेस ग्रो करने लगते हैं। तो वही है, सोशल एनवायरनमेंट में हमारे कस्टम्स आ जाते हैं। कस्टम्स मतलब हमारे रीति रिवाज आ गए, हमारे ट्रेडिशंस आ गए, हमारे रीति रिवाज, हमारे कस्टम्स, हमारे त्योहार आ गए, तीज त्योहार वगैरह। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता है, लोगों का टेस्ट, लोगों की प्रेफरेंसेस, लोग किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। एजुकेशनल लेवल आ जाता है, पढ़े लिखे लोग अलग तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग अलग तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। दिवाली के टाइम पर कपड़ों का जो मार्केट है वो इंक्रीज होने लगता है, स्वीट शॉप्स की सेल इंक्रीज हो जाती है, ज्वेलरी शॉप्स की सेल इंक्रीज हो जाती है। क्रिसमस के टाइम पर बेकरी वगैरह पर केक्स वगैरह ज्यादा बिकने लगते हैं। तो ये सारी चीजें भी बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सोशल एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जाम्पल जब शादियों वगैरह का सीजन होता है तो फर्नीचर बिजनेस एकदम से ग्रो करने लग जाता है, क्योंकि सब लोग शादियों में वो फर्नीचर वगैरह देते हैं ना, बेड वगैरह, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, तो वो बिजनेस ग्रो करने लग जाता है। ज्वेलरी वाला बिजनेस ग्रो करने लग जाता है। तो ये चीजें भी बिजनेस पर अपना असर डालती हैं। हमारे कस्टम्स, हमारी रीति रिवाज, हमारा रहन सहन का तरीका, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा एजुकेशनल स्टेटस, ये सब चीजें भी बिजनेस पर अपना असर डालती है। किसमें आती हैं, सोशल एनवायरनमेंट में। क्या आया इसमें, हमारे ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड हैबिट ऑफ पीपल, हमारे रीति रिवाज वगैरह आ गए। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट हो गया, पढ़े लिखे लोग अलग तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, पढ़े लिखे लोग फॉर्मल कपड़े पहनते हैं,
वो स्टेशनरी आइटम्स की डिमांड करते हैं अपने बच्चों के लिए, थोड़ा सा लग्जरी आइटम्स वो मांगते हैं। एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स का कैसा एटीट्यूड है, वो ट्रेंडी है क्या, बहुत ज्यादा जेंजी है क्या, ये ट्रेंड में जैसे चेंज आया वैसे नया प्रोडक्ट खरीदना है, कस्टमर्स का कैसा एटीट्यूड है। फिर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन भी मैटर करता है। मान लो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फीमेल्स ज्यादा रहती हैं, औरतें ज्यादा रहती हैं, औरतें ज्यादा रहती हैं तो कॉस्मेटिक्स की डिमांड ज्यादा होगी, सही बात है ना, हैंडबैग्स की डिमांड ज्यादा होगी, तो उस एरिया के कॉस्मेटिक्स हैंडबैग्स वाले ऐसे बिजनेसेस ग्रो करने लगेंगे। मान लो उस एरिया के अंदर बॉयज का पीजी है, बॉयज का पीजी है तो वहां पर लड़कों जैसी चीजों की डिमांड होगी। अब मुझे नहीं पता लड़के किन किन चीजों की डिमांड करते हैं, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड होगी। मान लो शेविंग किट हुई, बॉयज के ग्रूमिंग एसेसरीज वगैरह हो गए। प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, आजकल आपने देखा होगा कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी औरतें भी काम करती है। पहले वाला ट्रेंड नहीं है कि सिर्फ मेल्स काम करते हैं, आजकल फीमेल्स भी वर्किंग हैं, तो फॉर्मल वियर की डिमांड बढ़ रही है, कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब लेडीज को चाहिए घर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होने चाहिए, गैजेट्स होने चाहिए ताकि काम आसानी से हो सके। वॉशिंग मशीन भी होनी चाहिए, एसी भी होना चाहिए, ओटीजी होना चाहिए, माइक्रोवेव होना चाहिए, एयर फ्रायर होना चाहिए, सारी चीजें घर में होनी चाहिए। हमारा रहन सहन कैसा है, हेल्थ एंड फिटनेस, मान लो वहां पर ऐसे लोग हैं जो हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लोग, तो वहां पर जिम्स वगैरह ग्रो करने लगेंगे, वहां के जो जुम्बा क्लासेस है वो ग्रो करने लगेंगी। डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम्स इन मिडिल क्लास फैमिलीज, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तो मशीन्स की, लग्जरी आइटम्स की, एसी वगैरह की गाड़ियों की डिमांड बढ़ने लगेगी। बर्थ एंड डेथ रेट, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये किसमें आती हैं, सोशल एनवायरनमेंट में आती हैं। कुल मिला के हमारे रीति रिवाज, कस्टम्स, हमारा एजुकेशन का लेवल, हमारा रहन सहन का तरीका, हमारा फैशन वगैरह सब किसमें आता है, सोशल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, ये मत समझना कि टैक्सेस वगैरह पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ गए। टैक्सेस हो गया, जीएसटी वगैरह, ये पीछे हम लोगों ने देखा था, टैक्सेस वगैरह, मनी से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं किसके अंदर आती हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मतलब होता है कि कभी कोई अलग सरकार आ गई, कभी बीजेपी आ गई, कभी कांग्रेस आ गई, कभी मान लो आम आदमी पार्टी आ गई। अब ऐसा होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि भाई बीजेपी आई है तो अब तो अंबानी जी का बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा, अब तो बाबा रामदेव की बल्ले बल्ले उसका बिजनेस बड़ा ग्रो करेगा। कई लोग बोलते हैं भाई बीजेपी ने अडानी को सपोर्ट करा है, बोलते हैं ना इस तरह की बातें। तो कई बार कुछ सरकारों की पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो किसी बिजनेस को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली उस पर अफेक्ट डालती हैं। कई बार गवर्नमेंट ऐसी आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आती है कि कोई बिजनेस उसकी वजह से एकदम ठप हो जाता है, एकदम डाउन चले जाता है। वही बात है ना, जैसे जब मान लो बीजेपी आई तो सबका क्या कहना था, अब तो अंबानी बहुत ग्रो करेगा, अब तो बाबा रामदेव की बल्ले बल्ले होगी। अभी रिसेंटली बोला जा रहा है कि अडानी को बीजेपी ने सपोर्ट करा। अब यहाँ पर मैं किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि बिजनेस जो है अडानी का वो बीजेपी की वजह से ग्रो करा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि सरकार किसी बिजनेस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है, किसी बिजनेस पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, तो सरकार की वजह से भी बिजनेस पर असर पड़ता है। ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर। इसका मतलब क्या है कि कौन सी गवर्नमेंट पावर में है, बीजेपी पावर में है, कांग्रेस पावर में है, कोई दूसरी पार्टी पावर के अंदर है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है अलग अलग ग्रुप्स के लिए, अलग अलग कम्युनिटीज के टूवर्ड्स, अलग अलग ग्रुप्स के टूवर्ड्स हमारी सरकार का क्या एटीट्यूड है। सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं ये भी बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डालती हैं। तो ये किसमें आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, मान लो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है बिजनेस के अंदर, प्राइजेस आपको इतनी ही रखनी है, आप इससे ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करोगे प्राइजेस पर, ये चीजें बिजनेस पर अपना असर डालती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेजेस बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। मान लो गवर्नमेंट एकदम स्टेबल है, एक ही सरकार बार बार आए जा रही है और गवर्नमेंट एकदम स्टेबल है, सरकार रातों रात कोई चेंजेस नहीं कर रही है, पॉलिसीज बार बार में नहीं बदल रही है, कंट्री के अंदर एकदम पीस है, शांति है, कोई वॉर वगैरह नहीं है, कोई हम पर अटैक नहीं कर रहा, कंट्री एकदम स्टेबल है, पॉलिटिक्स एकदम स्टेबल चल रही है ना, तो लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट मान लो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, कभी कंट्री में दंगे हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, कुछ भी होता रहता है, तो लोग लंबे टाइम के प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बिजनेस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता।
1500 के जब नोट्स बंद हुए थे तो कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हो गई थी। लोग डर रहे थे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करने से, क्योंकि रियल स्टेट का बिजनेस, जो प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस था, अगर किसी के पापा वगैरह हो प्रॉपर्टी डीलर, तो उन्हें पता होगा कि वो बिजनेस उस टाइम पर एकदम डूब गया था। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट होगी। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, दूसरों के साथ में ट्रेड करने की रिलेटेड पॉलिसी कैसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी कैसी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी पर्टिकुलर बिजनेस को सपोर्ट करता है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को सपोर्ट नहीं करता। बीजेपी स्वच्छ भारत अभियान लेकर आई, इसकी वजह से भी कुछ बिजनेसेस ग्रो करने लगे। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान है तो अभी वो सुबह सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है, तो कचरे वाली गाड़ी आती है तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला बिजनेस था वो आगे बढ़ा उसकी वजह से। उसके बाद में वो कचरा कहीं ना कहीं तो जाता होगा, कहीं ना कहीं तो उसे डंप करा जाता होगा, रिसाइकिल करा जाता होगा, तो रिसाइकिल वाला बिजनेस भी आगे बढ़ा उसकी वजह से। तो कुछ जो सरकार पॉलिसीज लेकर आती है उसका दूसरे बिजनेसेस पर असर पड़ता है। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी स्किल इंडिया मूवमेंट लेकर आई, तो आज लोग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो डांसिंग स्किल्स हो, चाहे वो टीचिंग स्किल्स हो, स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान दे रहे हैं, तो इसकी वजह से भी बिजनेस ग्रो करेगा। आपके एम्प्लॉय स्किल्ड हैं, अच्छे से उन्हें जो भी काम है उसे अच्छे से स्किलफुली वो करते हैं, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी आइडियोलॉजी, उनकी वैल्यू, उनकी सोच कैसी है, तो अगर वो किसी बिजनेस को पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं तो उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। नेगेटिव असर डालते हैं तो ये उसके लिए थ्रेट है, उसके लिए कॉन्स्टेंट्स है। फोर्थ आता है हमारे पास में लीगल एनवायरनमेंट। देखो लीगल एनवायरनमेंट बहुत ही इजी है पहचानना। यहाँ पे लॉ से रिलेटेड बात होगी, यहाँ पर रूल से रिलेटेड बात होगी, यहाँ पर रेगुलेशन से रिलेटेड बात होगी। ये सब चीजें किसमें आती हैं? लीगल एनवायरनमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। हर बिजनेस के मैनेजर्स के लिए जरूरी है कि वो लॉ को फॉलो करे। जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं बिजनेस से रिलेटेड वो उनको फॉलो करने जरूरी है। इट इज असेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू have adequate knowledge of rules and regulations formed by government। हर बिजनेस के लिए जरूरी है कि उसे नॉलेज होनी चाहिए कंट्री के रूल्स की, रेगुलेशंस की, लॉ से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लॉस भी बिजनेस पर असर डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रूल है, अगर आप पान मसाला का ऐड दे रहे हो, अगर आप पान मसाला का ऐड दे रहे हो तो पान मसाला के पीछे लिखा हुआ आता है चूइंग ऑफ पान मसाला इज इंजरियस टू हेल्थ। कई बार गाड़ी में बैठे रहते हैं, एफएम पीछे चल रहा होता है तो आवाज आती है ना पान मसाला का, जैसे ही ऐड आया उसके बाद में फास्ट आवाज आती है पान मसाला सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये क्या है? रूल्स और रेगुलेशंस है कि अगर आप इस तरह की किसी चीज का ऐड दे रहे हो तो साथ में आपको वार्निंग देनी भी जरूरी है। अल्कोहल का ऐड कभी आप टीवी में नहीं देखोगे। अल्कोहल का ऐड क्या है? प्रोहिबिटेड है, आप टीवी में अल्कोहल का ऐड नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल हाईवे वगैरह के पास में आप कभी भी अल्कोहल का ऐड नहीं दे सकते हो, अल्कोहल की दुकान नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? लॉज हैं, रूल्स और रेगुलेशंस है, ये भी बिजनेस पर अपना असर डालते हैं। बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करे। वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो सारे के सारे लॉज, सारे के सारे कानूनों को, सारे के सारे एक्ट्स को फॉलो करे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अगर कोई भी ऑर्डर देती है तो उस ऑर्डर को फॉलो करा जाए। कोर्ट जजमेंट्स एंड डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज, कोर्ट का कोई भी जजमेंट है, कोर्ट ने अपना कोई भी फैसला सुनाया है, बहुत सारे कमीशंस, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड एजेंसीज होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कि कंज्यूमर्स के लिए होती हैं वो सारी की सारी एजेंसीज। ये कोई भी अगर डिसीजन लेती हैं, ये कोई भी अगर आपको ऑर्डर देती हैं, आपको वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, अगर आपको लाइसेंस लेना है, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड भी बहुत सारी लीगल पॉलिसीज हैं, लीगल कानूनी रूल्स और रेगुलेशंस है जो फॉलो करने जरूरी है। स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होती हैं, अगर आप सुपारी बेच रहे हो तो सुपारी में पीछे लिखा हुआ होना चाहिए चूइंग ऑफ सुपारी इज इंजरियस टू हेल्थ। अगर आप सिगरेट बेच रहे हो तो सिगरेट के पैकेट पर वहां पर क्रॉस लगा हुआ होता है और उससे लिखा हुआ आता है टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ। तो ये क्या है? अगर आप इस तरह की चीजों का ऐड दे रहे हो, बेच रहे हो, तो लेबल पे क्या होनी चाहिए? स्टैट्यूटरी वार्निंग होनी चाहिए। ये क्या है? रूल्स और रेगुलेशंस हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट, आपको अलग अलग एक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट, आप ऐसे ही किसी भी चीज का ऐड नहीं दे सकते। जैसे मैंने बता दिया अल्कोहल का आप टीवी में ऐड नहीं दे सकते। कभी भी अगर आपने देखा हो बेबी फूड का अगर टीवी में ऐड आता है ना, या फिर बेबी फूड आप खरीदने जाते हो, बेबी फूड कुछ भी हो गया, सैरलैक वगैरह कुछ भी, तो टीवी में भी ऐड आता है तो उसके बाद में लिखा हुआ होता है ब्रेस्ट मिल्क इज बेस्ट मिल्क या फिर मदर्स मिल्क इज बेस्ट मिल्क, डिब्बे पे भी लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है? कुछ रूल्स
रूल्स और रेगुलेशंस है, तो हर बिजनेस को जरूरी है कि वो इन रूल्स रेगुलेशंस लॉस को फॉलो करे। उसे सारे एक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कंपनीज एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट। उसको जरूरी है कि उसे सारे एक्ट्स की नॉलेज हो, वो इन एक्ट्स के अंदर रहते रहते ही काम करे, इसके दायरे में इसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करे। और लास्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मान लो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया और मैं अभी भी वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूं, तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। कस्टमर नई टेक्निक का प्रोडक्ट मांग रहा है, मैं उसे वही पुरानी टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट दे रही हूं, तो मेरा बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। झाड़ के जाएगा वो मुझे कि कौन से जमाने में जी रहे हो आप, कौन से जमाने का प्रोडक्ट हमें सेल कर रहे हो। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, कोई साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो गया, कोई नई साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई नया फॉर्मूला बन गया है, कुछ भी नया हो गया, आईटी सेक्टर के अंदर कोई चेंज आ गया, कुछ नया इनोवेशन हो गया, किसी चीज को करने का कोई नया तरीका सामने आ गया, कोई नया प्रोडक्ट सामने आ गया है, कोई नया तरीका आ गया है बिजनेस को ऑपरेट करने का, बिजनेस को चलाने का, तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। ऑब्सोलीट मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी फिर लंबे टाइम में चल नहीं पाती, आप पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। आज के जमाने पर पहले वो चलते थे ना एलसीडी, अब आज के जमाने में एलसीडी का कोई ट्रेंड नहीं है, आज एलईडी का जमाना है। वही है, पहले के टाइम पर चलते थे टाइपराइटर्स, बट आज तो वर्ड प्रोसेसर्स का जमाना है, हम तुरंत पीपीटी बना सकते हैं, वर्ड पर काम कर सकते हैं। तो अलग अलग वही है, पहले कार्बन कॉपी चलती थी, आज फोटो कॉपीज चलती है। टेक्नोलॉजी में चेंज आता जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा आज ग्रोसरी आइटम्स ऑनलाइन मिलते हैं, हम स्विगी से मंगा सकते हैं, हम जेप्टो से मंगवा सकते हैं, जोमेटो से मंगवा सकते हैं, कंट्री डिलाइट से मंगवा सकते हैं। तो ग्रोसरी आइटम्स की आजकल ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स, आपको मूवी की टिकट बुक करनी है, एयर टिकट बुक करनी है, ट्रेन की टिकट बुक करनी है, सारा काम आजकल ऑनलाइन हो जाता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भी करते हैं और दूसरे देशों को हमारी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करते हैं। शिफ्ट फ्रॉम कार्बन पेपर, पहले कार्बन पेपर चलते थे, आज जेरोक्स का जमाना है, फोटो कॉपीज होती है। पहले वैक्यूम ट्यूब्स का जमाना था, आज कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स का जमाना है। पहले टाइपराइटर्स चला करते थे, वो खट 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 खट। आज क्या है, वर्ड प्रोसेसर्स का जमाना है, हम तुरंत लैपटॉप पर ही काम कर लेते हैं। न्यू वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया, पहले सिर्फ एडवर्टाइजिंग कैसे होती थी, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स होते थे, न्यूज़पेपर में एड्स आते थे। आजकल तो आप देखते हो सोशल मीडिया के थ्रू एड्स होते हैं, मतलब रातों रात सोशल मीडिया पर कोई भी वायरल हो जाता है, कोई भी फेमस हो जाता है। हालांकि जो बहुत जल्दी वायरल होते हैं वो उतनी जल्दी नीचे भी आते हैं, नीचे भी टपकते हैं, तो वही है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप इंस्टा पे ऐड दे सकते हो, एफबी पर ऐड दे सकते हो, हर जगह आप पब्लिसिटी कर सकते हो। इनोवेशन इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स, आजकल साइंटिफिक फील्ड्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जैसे लेजर आ चुका है, पहले आईज के लिए प्रॉपर ऑपरेशन होता था, अगर आपको चश्मा हटवाना होता था, बट आजकल सिर्फ लेजर है, वो लाइट आंखों के अंदर एक कुछ लाइट सी डालेंगे, लेजर ट्रीटमेंट आपका करेंगे, तुरंत सारी चीजें हो जाती है, 5 मिनट में काम हो जाता है। रोबोट से काम हो रहा है, मेडिसिन में चेंज आ रहा है, आज हर चीज की दवाइयां अवेलेबल है मार्केट के अंदर। फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है, अलग अलग चीजें आ गई हैं। आप होटल्स ऑनलाइन बुक कर सकते हो, फूड की ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है जो हमारा फेवरेट है। अलग अलग तरह के इनोवेशन, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। ये सब चीजें क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं, जो बिजनेस पर अपना असर डालती हैं। तो अगर कोई बिजनेस वही पुरानी टेक्निक को यूज कर रहा है, पुराने तरीकों को यूज कर रहा है, तो ऐसा बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। ये हो गए हमारे 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो एंटायरली किससे रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, जो कंट्री की पूरी इकोनॉमी पर अपना असर डालता है। याद कैसे रखोगे, मैक्रो का अगर कोई भी टॉपिक लिखा हुआ आ जाए, इंडियन इको का कोई भी टॉपिक लिखा हुआ आ जाए, इंडेक्स पढ़ लेना, वो सब चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है। सोशल में मैंने आपको बता ही दिया, हमारे फेस्टिवल्स हो गए, कस्टमर्स के टेस्ट हो गया, कस्टमर की प्रेफरेंसेस हो गई, हमारे कस्टम्स हो गए, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सोशल के अंदर। लीगल के अंदर तो पहचानना एकदम आसान है, लॉ हो गए, इसके अंदर रूल्स हो गए हैं, इसमें रेगुलेशंस हो गए हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट चेंज हो गई है, गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करी गई है, गवर्नमेंट ने खुद की कोई पॉलिसी चेंज कर दी है, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। और टेक्नोलॉजी के अंदर वही है, नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आ गई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, कुछ नया इनोवेशन हो गया है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट पहचान लोगे तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 100% केस स्टडी बनती है,
केस स्टडी दे रखी होगी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एनवायरमेंट है, जरूरी नहीं है वहां पर एक ही डायमेंशन की बात करी गई हो। क्वेश्चन में हो सकता है 2-3 बिजनेस एनवायरमेंट दे रखे हैं, 2-3 डायमेंशंस दे रखे हैं, आपसे पूछेगा लाइंस के साथ में आप बताओ कौन से एनवायरमेंट की यहाँ पर बात करी गई है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। देखो डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, सबको पता है ना। क्या हुआ था 8 नवंबर 2016 को? भाइयों और बहनों, आज से 1000 और 500 के नोट बंद। याद आ गया सबको? तो डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, जब भी अपन कंट्री की करेंसी की किसी यूनिट से उसकी लीगल वैल्यू को छीन ले, जैसे 1000 और 500 के जो नोट्स है उनसे उनकी लीगल वैल्यू को छीन लिया गया था कि भाई अब ये जो नोट्स हैं ये लीगल नहीं है, ये वैलिड नहीं है। आज की डेट में अगर आप किसी को भी पुराना वाला 1000 या 500 का नोट दोगे तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब भी अपन कंट्री की करेंसी की किसी यूनिट से उसकी लीगल वैल्यू को छीन लेते हैं, इसे बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। देखो जो करेंसी होती है उस करेंसी के पास में क्या होता है, लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर मतलब उस करेंसी की लीगल वैल्यू होती है कि सामने वाला बंदा जो है उस नोट या उस कॉइन को लेने से मना नहीं कर सकता। अभी अगर आप मुझे 2000 का नोट दोगे तो मैं आपको मना थोड़ी ना करूंगी, मैं खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करूंगी। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं 2000 का नोट नहीं लूंगी, आप मुझे 400-500 के नोट ही दो, नहीं बोल सकती ना मैं। उस करेंसी के पास में लीगल टेंडर है। लेकिन आज की डेट में अगर आप किसी को पुराना वाला 500 या 1000 का नोट देते हो तो सामने वाला लेने से मना कर सकता है, क्योंकि उस करेंसी का लीगल वैल्यू जो थी, उसका जो लीगल टेंडर है वो खत्म हो चुका है। उस करेंसी की आज लीगल वैल्यू नहीं रही, वो सिर्फ क्या है, एक कागज का टुकड़ा है। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, जब भी हम करेंसी की किसी यूनिट से उसका लीगल स्टेटस छीन लेते हैं, उसकी वैल्यू को खत्म कर देते हैं, उसे डीमोनेटाइजेशन बोला जाता है। डीमोनेटाइज्ड नोट्स आर नो लॉन्गर वैलिड एज लीगल करेंसी। उसके बाद में वो जो डीमोनेटाइज्ड नोट्स होते हैं वो लीगल करेंसी के तौर पर वैलिड नहीं माने जाते, वो इनवैलिड हो जाते हैं, सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 8 नवंबर 2016 को हमारे मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट्स को क्या कर दिया था, डीमोनेटाइज कर दिया था, इनकी लीगल वैल्यू को खत्म कर दिया गया था। और इसकी वजह से जितनी भी मनी कंट्री के अंदर सर्कुलेट हो रही थी उसमें से 86% जो करेंसी थी वो विड्रॉ कर ली गई थी, क्योंकि 86% करेंसी कौन सी वैल्यू में थी, 1000 और 500 के नोट्स के रूप में थी ये करेंसी हमारी सर्कुलेशन में। ये करेंसी कंट्री से क्या कर ली गई थी, विड्रॉ कर ली गई थी। लोगों को बोला गया कि भाई आप बैंक जाओ और पुराने नोट्स को न्यू नोट से रिप्लेस करो, बट ये काम भी आप एक सर्टेन लिमिट तक ही कर सकते हो। पुराने नोट्स बैंक में देके आप नए नोट्स ले सकते हो, बट ये काम एक लिमिट तक आप कर सकते हो। तो इसका देखो जो पैसे वाले लोग थे उन पर तो कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मेड को भेज दिया बदलवाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को दे दिए कि भाई तुम बदलवा के लिए इतनी इतनी लिमिट तक। उन्होंने अपने अलग अलग नौकरों से, ड्राइवर से काम करवा लिया था। उन लोगों ने इन लोगों के लिए नोट्स बदलवा दिए थे, बट इसका एक्चुअली इंपैक्ट किस पर पड़ा था, बेचारे गरीब आदमी पर। तो डीमोनेटाइजेशन सोचा तो था कि यार बहुत सक्सेसफुल होगा, बट उतना सक्सेसफुल हमारी कंट्री में हुआ नहीं। इसका मकसद क्या था, मोदी जी चाहते थे कि भाई जो करप्शन है वो खत्म हो जाए, पता चले यार कंट्री के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, कितना ब्लैक मनी है। चेक ऑन यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटी। देखो जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, टेरर फंडिंग होती है, टेररिस्ट को जो पैसा दिया जाता है वो पैसा सारा का सारा कैश में दिया जाता है, वो काम सारा का सारा किससे होता है, ब्लैक मनी से होता है। तो पता चल सके यार कितने नोट्स इलीगल एक्टिविटीज के लिए काम में आ रहे हैं, कितना लोग ब्लैक मनी अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करके बैठे हैं, कितना ब्लैक मनी लोगों ने इकट्ठा करा है। तो पर्पस यही था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए कंट्री से, इलीगल एक्टिविटीज ना हो कंट्री के अंदर, लोग ब्लैक मनी इकट्ठा ना करें। बट हाँ वो बात अलग है, ये इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं था। तो समझ में आ गया भाई डीमोनेटाइजेशन क्या था, कि 1000 और 500 के नोट क्या हो गए थे, टाटा बाय बाय कब हुए थे, 8 नवंबर 2016 को। डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या थे, डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। इस डीमोनेटाइजेशन ने किसका काम करा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर का काम करा। इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से सरकार की जो टैक्स वाली इनकम थी वो इनकम इंक्रीज हो गई। बहुत सारे लोगों को डिक्लेयर करना पड़ा, सामने दिखाना पड़ा कि हमारे पास में इतना ब्लैक मनी रखा हुआ है, हमारी इतनी कैश होल्डिंग्स है, हमारी इतनी जमा पूंजी है। ऑब्वियसली बात है डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा, तभी तो नए नोट्स मिलेंगे पुराने देके। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने पुराने अमाउंट पर टैक्स भी देना पड़ा इन अ फॉर्म
फॉर्म ऑफ पेनल्टी, बल्कि ज्यादा टैक्स देना पड़ा। तो इसकी वजह से सरकार की टैक्सेशन वाली इनकम इंक्रीज हो गई। डीमोनेटाइजेशन की वजह से पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग्स, लोगों को अपनी कैश होल्डिंग्स, अपनी जमा पूंजी, अपनी वेल्थ, अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ा, दिखाना पड़ा हमारे पास में इतना कैश है, तभी तो वो पुराने वाले को नए वाले से रिप्लेस करवाएंगे। और यहां पर लोगों को बहुत सारा टैक्सेस पे करना पड़ा इन अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट की टैक्सेशन वाली इनकम इंक्रीज हुई। सेकंड इज नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन। कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों को समझ में आ गया भाई ऐसा ना चलेगा, ऐसा ना हो पाएगा। लोगों को समझ में आ गया कि अब हम टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हैं। अगर अब हम टैक्स इवेजन करेंगे, यानी कि टैक्स देने से बचेंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो सरकार इस चीज को टॉलरेट करने वाली नहीं है। फ्यूचर में भी सरकार कभी भी 2000 के नोट्स को डिमोनेटाइज कर सकती है, नए 500 के नोट्स को डिमोनेटाइज कर सकती है। तो इट इंडिकेटेड दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन। लोगों को समझ में आ गया भाई सरकार अब हमारी टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी को एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, वो इसे टॉलरेट नहीं करेगी। थर्ड इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। लोगों ने क्या करा, लोगों ने अपना पुराना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट कराया। बैंक्स में जो पैसा डिपॉजिट होता है, आपको पता है बैंक में अगर आप कोई पैसा डिपॉजिट कराओगे, मैंने कहा आपने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, तो बैंक इस पैसे को अपने पास में नहीं रखते हैं, बैंक इसका कुछ परसेंट ही अपने पास में रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसका 10%, 1,000 रुपए बैंक ने अपने पास में रखे, बाकी का 9,000 बैंक क्या कर देते हैं, दूसरे लोगों को लोन पर दे देते हैं। दूसरे लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी अच्छी जगह पैसा लगाना है, कोई बिजनेस खोलना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये पैसा वहां पर काम में आ रहा है। तो वो जो सेविंग्स हुई हैं, लोगों ने जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया है, वो एक अच्छी जगह चैनलाइज हो रहे हैं, किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा काम में आ रहा है। एज मच ऑफ द कैश डिपॉजिटेड बाय द पीपल फॉर एक्सचेंज विल बी ऑफर्ड टू पीपल फॉर लोन अंडर न्यू एक्सचेंज स्कीम। अब उसकी वजह से लोगों ने अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवाया, और फिर वो पैसा किन लोगों के पास में पहुंचा, उन लोगों के पास में पहुंचा जो उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लोगों ने उस पैसे को एज अ लोन लिया ताकि वो उससे इन्वेस्टमेंट कर सके, किसी प्रोजेक्ट में उस पैसे को लगा सके। और फोर्थ है क्रिएटिंग डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। आज हमारी इकोनॉमी कैसी बन चुकी है, कैशलेस इकोनॉमी बन चुकी है, डिजिटल इकोनॉमी बन चुकी है। आज हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कैश में ना करके, आज हम मोस्टली ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से करते हैं, पेटीएम करते हैं, यूपीआई करते हैं, फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, ऐसे ही करते हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शंस। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी कैसी बन चुकी है, कैशलेस इकोनॉमी बन चुकी है। इट हेल्प्ड इन चैनलाइजिंग मोर सेविंग्स थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब हम आराम से बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करवा के रखते हैं, बैंक वाले उस पैसे को दूसरे लोगों को लोन पर दे देते हैं, तो हमारी जो सेविंग्स है वो एक अच्छी जगह चैनलाइज हो रही है, किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए वो सेविंग्स काम में आ रही हैं। बट हाँ, अगर हमें डिजिटली ट्रांजैक्शंस करने हैं तो उसके लिए सब लोगों के पास में सेल फोन्स का होना जरूरी है, मार्केट के अंदर लोगों के पास में पीओएस मशीन का होना जरूरी है। ये जो कुछ इस तरह की मशीन होती है ना, जिसमें हम कार्ड स्वैप करते हैं, तो अगर आपको डिजिटली ट्रांजैक्शंस करना है तो उसके लिए सेल फोन का होना जरूरी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। मार्केट में जो भी हमारा सेलर है, जो भी प्रोड्यूसर है, उसके पास में पीओएस मशीन का होना जरूरी है ताकि हम कार्ड स्वैप कर सके। तो समझ में आ गया भाई डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। लास्ट है छोटा सा, इस डिमोनेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा। इसकी वजह से कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गए। आज हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, डिजिटली करते हैं। लोगों ने बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट करवाया तो हमारे बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, हम बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट करवा के रखते हैं तो हमारी सेविंग्स इंक्रीज हो रही है। प्राइवेट वेल्थ की बात करें, डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल। इसका कुछ लोगों पर क्या असर पड़ा, प्राइवेट लोगों पर क्या असर पड़ा, नॉर्मली लोगों पर क्या असर पड़ा, कहीं ना कहीं लोगों की वेल्थ कम हो चुकी है। डिमोनेटाइजेशन से पहले लोगों के पास में पैसा ज्यादा था, अब पैसा कंपैरेटिवली कम है। और जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, जो प्रॉपर्टी वाला बिजनेस है, वो बिजनेस तो पूरा का पूरा डाउन चले गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की वेल्थ, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो पैसा कम हुआ है। पब्लिक सेक्टर पर, सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, प्राइवेट सेक्टर पर ही असर पड़ा है इसका। डिजिटल ट्रांजैक्शंस अमंग न्यू यूजर्स इंक्रीज्ड। आज की डेट में हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज्यादा करते हैं, हम लोग नेट बैंकिंग करते हैं, यूपीआई करते हैं, फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, तो हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज्यादा करते हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस मैंने पहले ही बता दिया, पूरा का पूरा गिर गया है इसकी वजह से।
फिर है टैक्स कलेक्शन। देखो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से सरकार का टैक्स कलेक्शन, सरकार की टैक्स से होने वाली जो इनकम है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुई है। उस टाइम पर लोगों को अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ी, उस टाइम पर लोगों ने अपने कैश डिपॉजिट्स डिस्क्लोज करे, डिक्लेयर करे कि भाई हमारे पास में इतना कैश रखा हुआ है, हमारे पास में इतनी वेल्थ, इतनी जमा पूंजी है, और उस पर लोगों ने टैक्स पे करा इन अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी। तब सरकार का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, टैक्सेशन वाली इनकम इंक्रीज हुई। साथ ही साथ में बाद में लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये जो सरकार है ना, ये हमें टैक्स इवेजन नहीं करने देगी, ये हमें टैक्स की चोरी नहीं करने देगी, हमें टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो लोग आज अपने पैसे को डिक्लेयर करते हैं, अपनी मनी को डिक्लेयर करते हैं, उस पर टैक्स पे करते हैं, अपने जो भी ट्रांजैक्शंस है वो ऑनलाइन करने लगे हैं। तो सरकार को पता होता है किसके पास में कितना मनी है, लोगों को उस मनी पर टैक्स देना पड़ता है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स वाली इनकम है, वो इंक्रीज हुई है, टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर? सबसे पहले हम लोगों ने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस के सराउंडिंग में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, बट हाँ ये सारी की सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। सारी चीजें किसमें आती हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट में। इसी एनवायरनमेंट को समझना, इसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस रखना, इसे समझना, पहचानना। एनवायरनमेंट हमें बताता है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं हमारे सामने, कौन कौन से थ्रेट्स हैं। इससे हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। स्वॉट एनालिसिस होता है पूरा का पूरा। एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है, कॉन्स्टेंट थ्रेट्स भी देता है। तो इस एनवायरनमेंट को समझना क्या होता है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरनमेंट की अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है। एक शेर इधर उठेगा, दौड़कर रफ्तार से चलेगा। एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक, रिलेटिविटी एंड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में हम लोगों ने बात करी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि ये जो एनवायरनमेंट है ये हमें अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है, थ्रेट्स भी देता है। इसकी हेल्प से हम रिसोर्सेज को असेंबल कर सकते हैं। रैपिडली एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। एनवायरनमेंट को समझ के ही हम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स और प्लान्स बनाते हैं। और अगर हम लोगों ने एनवायरनमेंट को समझ लिया तो इससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और दैट्स अ रियली प्रिटी इंडिया। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, ईट सम पिज्जा देन लीव। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। और लास्ट टॉपिक हमारा आया डिमोनेटाइजेशन, जो 8 नवंबर को हमारे 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, जो मोदी जी ने करा था। मतलब करेंसी से उसकी लीगल वैल्यू छीन ली गई थी। दैट वाज डिमोनेटाइजेशन। मकसद क्या था? करप्शन को खत्म करना। पता चल सके कितना जो मनी है वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए, टेरर फंडिंग के लिए काम में आ रहा है, और इससे पता चल सके लोगों ने कितना ब्लैक मनी इकट्ठा करा है। फीचर्स क्या थे? इसकी वजह से सरकार की टैक्सेशन इनकम इंक्रीज हुई। लोगों को पता चल गया अब हम टैक्स इवेड नहीं कर सकते, अब हम टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। इसकी वजह से लोगों ने अपना पैसा बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाया, और वो जो सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए चैनलाइज हो चुकी है, किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए काम में आती है। बैंक्स उस अमाउंट को लोगों को लोन पर देते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। और इसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी कैसी बन चुकी है? कैशलेस इकोनॉमी बन चुकी है, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल कैशलाइट इकोनॉमी। इफेक्ट क्या पड़ा इसका? इफेक्ट ये पड़ा, सरकार की टैक्सेशन वाली इनकम इंक्रीज हो गई, प्राइवेट सेक्टर की, हम जैसों की लोगों की जो वेल्थ है वो कम हो गई, रियल एस्टेट का बिजनेस डूबता जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी बन चुकी है। आज हम ज्यादातर ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस कम हो चुके हैं। लोगों ने अपना पैसा बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाया, जो पैसा एक अच्छे पर्पस के लिए चैनलाइज हो चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। इसी के साथ में बीएसटी के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तीनों चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, और मैक्रो की यूनिट 1 नेशनल इनकम हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारी मैक्रो की यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग। तो यूनिट 2 के अंदर हमारे पास में 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है हमारे पास में मनी, और दूसरा चैप्टर है हमारे पास में बैंकिंग। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, दैट इज मनी। तो तब तक यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, NY Classes by नेहा जांगिड़। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।